रवैया तो उनका नहीं बदल रहा सर। यही तो सख्त अल्फाज में जो बोल रहा हूँ, मैं ही बोलता हूँ ना, क्योंकि मुझे नजर आता है कि नुकसान पहुंचा रहे हैं, तो मैं कहता हूँ ये ज़हनी बीमार हो चुके हैं। ये इस वक्त कोई ये स्टेबल आदमी नहीं है। इनका बाकायदा चेकअप होना चाहिए। इनको एक्चुअली साइकोलॉजिस्ट और साइकियाट्रिस्ट के हवाले करके उनका चेकअप करना चाहिए कि भाई ये बंदा जो है स्टेबल भी है, उनके लिए अच्छा है, उनकी फैमिली के लिए अच्छा है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं प्रवेश संधीला। सोशल मीडिया टॉक शो के साथ वक्त बिल्कुल ज़ाया नहीं करूंगा, क्योंकि आज के मेहमान हमारे साथ हैं जवाद भाई। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जवाद भाई कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? ठीक हैं जी बिल्कुल खैरियत। जवाद भाई, पहले तो आपका बहुत शुक्रिया कि आपने इतना वक्त दिया। चेयरमैन बराबरी पार्टी हैं आपके। जवाद भाई, मैं इससे पहले कि ज़रा सियासत की तरफ जाऊँ, ये पॉडकास्ट जो है इसमें आपकी जो प्रोफाइलिंग है ना वो बड़ी अहम होती है। मैं पहले आपसे ये पूछना चाहूँगा, लोगों को पता होगा लेकिन मैं अपने लिए भी पूछूंगा और उन लोगों के लिए भी जिनको दो चार ऐसे होंगे, सिंगिंग में कैसे आया है? और आप अपने इब्तदाई दिनों की पढ़ाई, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, कुछ बताएंगे इस बारे में? बिल्कुल जी, मुझे बड़ा अच्छा लगता है बल्कि बताते हुए जी। एक पूरा सफ़र किया है, तो सफ़र की मुख्तलिफ मंजिलें थी जी। असल में पहला सवाल जो है ना आपका, वो है मौसीकी के बारे में। जी। उसके दो हिस्से हैं। एक हिस्सा ये है कि आप जब खुद मौसीकी करते हैं और आपका दिल करता है और आपके अंदर टैलेंट होता है, तो लोग आपको कहना शुरू कर देते हैं कि यार आप तो बड़ा अच्छा गाते हैं। तो मेरी फैमिली के अंदर मेरे वालिद साहब, मेरी वालदा साहबा दोनों प्रोफेसर थे पॉलिटिकल साइंस के, और उनको प्रोग्रेसिव लोग थे, तो मौसीकी के साथ उनका भी शगफ था। मेरे वालिद का तो बहुत ज़्यादा था, तो इसलिए वो हमें गाने की आदत तो हम सबको, बहन भाइयों को शुरू से ही थी। अच्छा। तो भाई हम तीनों जो थे वो ज़्यादा वो करते थे। ऑफ कोर्स जिस तरह का हमारा एक सोसाइटी है हमारी, तो एक मेरा भाई आर्किटेक्ट है, एक डॉक्टर है, मैं मैकेनिकल इंजीनियर हूँ। अच्छा जी। आप ये देख लीजिए कि सारों ने अपनी प्रोफेशनल डिग्रीज ली हैं, ठीक है। लेकिन मौसीकी, क्रिकेट ये सब करते रहे। और वालिद साहब ने कहा यार करें, आप जो दिल करता है वो करें, बस पढ़ाई अच्छी कर लें। तो इसलिए गाने का शौक तो शुरू से था हुआ। लेकिन ये है कि दूसरा जो उसका फेज़ है जिसमें गाने को आप एज अ प्रोफेशन चूज़ करते हैं, जी। वो हुआ ये था कि मैं इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी लाहौर में था जी। तो एक म्यूज़िक सोसाइटी उन्होंने कहा बनानी है, तो हमने कहा कि ठीक है। तो उसके अंदर मेरे जहन में था कि शुरू से कि मैंने ना मशहूर होना है, किसी ना किसी तरीके से ना लोगों तक जाना है, ताकि वो जो मेरे वालिद साहब भी मैंने किताबें पढ़ी हुई हैं ना, मैं पॉलिटिकली कुछ कर सकूं। ठीक। अब मिडिल क्लास का इंसान इससे ज़्यादा क्या कर सकता है कि मशहूर हो जाए थोड़ा। ठीक। तो मैंने कहा म्यूज़िक सोसाइटी का प्रेसिडेंट बनने का मौका तो मिल रहा था, मैं बन गया। वहाँ पर जुपिटर्स एक दफ़ा आए, उन्होंने आगे परफॉर्म किया, उन्होंने मुझे गाते सुना, और उन्होंने मुझे फिर अली अज़मत ने जब छोड़ दिया जुपिटर्स और जुनून ज्वाइन कर लिया, तो उन्होंने मुझे ऑफ़र किया कि हमारे साथ आ जाएं, सिंगिंग करें हमारे हाँ साथ। जी, एज लीड वोकलिस्ट। तो वो मेरे लिए एक ब्रेक ही था, आप समझें। तो मैं बाय लक मैं वहाँ चला गया जी। मैंने उधर गाना शुरू कर दिया। मैंने 5.5 या 6 साल तकरीबन मैंने उधर गाया। मेरी डिग्री भी उसकी वजह से लेट हो गई, 3 साल लेट मैंने डिग्री की अपनी। लेकिन मतलब इतना इन हो गया उसमें कि डिग्री लेट हो गई। वो टाइम ही नहीं होता था। आपको पता है जुपिटर्स के ज़माने में हम तकरीबन अगर 365 दिन है ना, तो उसमें से आप मुहर्रम के 30 दिन, बल्कि 40 दिन मुहर्रम के और 30 दिन रमज़ान के, ये 70 दिन आप निकाल दें, हर एक दिन हमारा शो होता था, बाकी जितने भी दिन हैं। तो फिर इसमें वो जो अल्लाह जन्नत में घर करे अंकल का, वालिद साहब का, वो रवायती फादर नहीं बने फिर? नहीं, यही तो मैं आपको बता रहा हूँ। उन्होंने आखिर में सिर्फ ये कहा मुझे, जब मेरी डिग्री लेट होगी ना, मेरे दोनों छोटे भाई डिग्रीज कर गए, एक डॉक्टर बन गया, एक आर्किटेक्ट बन गया। आर्किटेक्ट जो बना वो मेरी यूविटी से ही बना, मेरे से जूनियर था। तो उन्होंने मुझे कहा कि यार डिग्री ले लो, करो जो मर्जी। अच्छा, डिग्री ले लो साथ में। उन्होंने कहा ये गैरतमंदी का तकाजा है कि प्रोफेसरों की औलाद हो। तो मैं ये कोट करता हूँ उनकी बात, बड़ी वो उनका सेंस ऑफ ह्यूमर बड़ा हाई था। ठीक। तो इस तरह की बात करते थे कि वो याद रहती थी, दिल में घुस जाती थी। मैं बड़ा परेशान हुआ, मैंने 3-4 महीने में सारे पेपर्स दे के डिग्री ले ली। राइट। तो लेकिन वालिद साहब ने मुझे कभी नहीं रोका इस बात से। तो जब वो जुपिटर्स छोड़ा तो उस वक्त मेरे जहन में आया कि मैं बजाय कि इंजीनियरिंग की अब डिग्री परसू करूँगा, मतलब इंजीनियरिंग का प्रोफेशन, तो मशहूर होने का एक चांस है। मुझे लोग काफ़ी कुछ जानते हैं शोज़ की वजह से। टेलीविज़न पे इतना नहीं आता था, लेकिन जुपिटर्स का नाम बहुत बड़ा था। तो जहाँ जहाँ शोज़ करते थे लोगों को पता था, कम से कम लाखों लोगों को पता था, करोड़ों में नहीं पता था। फिर मैंने अपना एल्बम निकाला और वे सोच के निकाला कि मैंने मशहूर होना है। सिंगल
जी सिंगल एल्बम था आपका? जी, पहले निकाला अल्लाह मेरे, उसमें 14 गाने थे। अच्छा जी। पहला गाना जो था वो अल्लाह मेरे दिल के अंदर, उसके बाद वो कहती है सैया में तेरियाँ। ये तो वन ऑफ द बेस्ट है। हाँ जी। एक लाइन इसकी अगर हो जाए जरा मैं तो। बिल्कुल करता हूँ। और जी। उसके बाद तीसरा जो था वो बिन तेरे क्या जीना। तो इन तीनों ने मेरा ना वो स्टेज सेट कर दिया। फिर मेरा नेवर लुक बैक, फिर तो चलता नो ही रहा। डाउट, नो डाउट, नो डाउट। मैं गा लेता हूँ। जी। ओ कहंदी ए सैया मैं तेरियां, हाय ओ कहंदी ए सैया मैं तेरियां, अखियां विच रहनियां तेरे दिल विच वसनियां, हौले हौले पलकां दे ओले मैं हसनियां, तेरी हीर मैं तेरी सोहनी तेरी सस्सियां, ओ कहंदी ए सैया मैं तेरियां, हाय ओ कहंदी ए सैया मैं तेरियां। ब्यूटीफुल। मेरा ख्याल है उर्दू ज़ुबान का बोलने वाला कोई ऐसा इंसान दुनिया में नहीं होगा जिसने ये सुनोगा। मुझे याद है जब आप अवाइल 2000 हॉलैंड तशरीफ़ लाए थे तो हमने उस दौर में काम करते थे, तो बड़ी मुश्किल से छुट्टी लेकर आपका शो देखा था, और आज तो ये बड़ी एजाज़ वाली बात है। बहुत कुछ और भी शुक्रिया आपसे सुनेंगे। अच्छा, तालीम उससे पहले कहाँ से तालीम, यूईटी जाने से पहले, मतलब यूटी से पहले लाहौर ही आपका? हाँ जी, क्योंकि वालदैन दोनों लाहौर से थे जी। मेरे वालिद साहब तो जद्दी पुश्ती लाहौर के हैं ना, वो ठीक। तो उनको तो प्योर याद लाहौरी, नहीं। तुसी प्योर लाहौरी है जी? जी जी, वालिद साहब तो मेरे जनरेशनल लाहौरी अच्छा है ना। अच्छा। उनको नहीं पता कि उनके परदादा से भी पहले कहाँ कोई था, वो लाहौर में ही थे। राइट। मोची दरवाजे, फिर वो अंदरून पुरानी शहर लाल वाले किले, लाहौर। हाँ, फिर वो ग्वाल मंडी, मतलब हर जगह इनके कहीं ना कहीं हिस्ट्री में वो घर थे इनकी इस फैमिली के। लेकिन मेरी वालदा साहबा जो थी वो मतलब माइग्रेंट थे वो लोग, आए तो वहीं से थे। एक्चुअली द्रूक से आए थे, जम्मू का ये इलाका है। ठीक। तो कश्मीरी थी मेरी मदर, मेरे नाना भट्ट थे, मेरी नानी ख्वाजा थी। तो लेकिन मेरी मदर जो है वो यहीं पे पैदा हुई। बिल्कुल सही। और यहाँ पे ही फिर उनका नहीं, मैं सॉरी, मेरी मदर पैदा वहाँ हुई द्रूक में, लेकिन वो पली बड़ी सारी लाहौर में। अच्छा जी। तो फिर वो लाहौर में ही मेरे नाना का घर था, और वो इसलिए हम लाहौरी ही हुए, लाहौरी दोनों हो गए, तरफ प्योर से। लाहौरी हो गए। हाँ, तो लेकिन ये है कि जब मैंने कॉलेज में दाखिला लेना था तो वालिद साहब पढ़ाते जिस कॉलेज में थे वो लाहौर का सबसे बड़ा कॉलेज था, ठीक। बल्कि पाकिस्तान के बड़े कॉलेजेस में नो से डाउट, था, गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर। गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर। तो वहाँ पे फिर मैंने दाखिला लिया एफएससी में। तो वहाँ से एफएससी प्री इंजीनियरिंग करके मैं यूटी गया, और उससे पहले मैं कैथीड्रल स्कूल में था। अच्छा। जो असल में मेरा वो लास्ट बैच था, जबकि पाकिस्तान लाहौर में सिर्फ 3 स्कूल थे जो ओ लेवल्स करवाते थे। तो एक सेंट एंथनीज था, ठीक। एक हमारा कैथीड्रल था, और तीसरा ही एचएसएन कॉलेज था। ठीक। उसके बाद बीकन हाउस, सिटी स्कूल, और भी बहुत से आना शुरू हो गए, चेंज आई उसके बाद। जी। तो मेरे वालिद साहब ने मुझे ओ लेवल्स करवाया उस ज़माने में। तो उनके ख्याल में मैं पढ़ाई में अच्छा था, तो उन्होंने कहा यार इसको ये करवाते हैं। लेकिन बहरहाल वो कैथीड्रल स्कूल से पहले मैं एक और स्कूल था जॉन मैकडॉनल्ड, राइट। वहाँ पे कुछ अर्सा पढ़ा था। वालिद साहब ने ये कहा कि द प्ले ग्राउंड है, यहाँ क्रिकेट खेलते हैं बच्चे। और अजीब बात थी उस स्कूल की, एक परवेज साहब, उस स्कूल के अंदर एक म्यूज़िक बैंड था। अच्छा। हाँ, ये अजीब आपको मैं बात बता रहा हूँ, लाहौर में शायद ही कोई स्कूल, किसी मैंने स्कूल में सुना ऐसा हो कि म्यूजिक बैंड हो? हाँ, नहीं था, क्योंकि वो जो स्कूल था ना वो चलाती थी दो खवातीन, एक पारसी थी, एक क्रिश्चियन थी, और वो बड़ी बड़ी फैमिली से थी, बड़े पढ़े लिखे जो होते हैं ना लोग, आपको पता है एंग्लो इंडियन भी कहते हैं उन लोगों को जो इंडिया में होते हैं। तो वो मतलब इंग्लिश स्पीकिंग दोनों थी, लेकिन उनका स्कूल जो था उसके अंदर प्ले ग्राउंड थी, म्यूज़िक का बैंड था, वो एक अजीब सा स्कूल था। वहाँ से मुझे मेरा ख्याल है मौसीकी का शौक हुआ, क्योंकि मैं पहले फ्लूट बजाता रहा स्कूल के बैंड में। उसके बाद मैंने वो एक छोटा ड्रम था वो बजाना शुरू किया, और मेरे ज़हन में होता था कि एक लड़का सिर्फ खड़ा होता था बड़े ड्रम पे, वो मैं जाऊं, वो मैं करूं। वो क्योंकि एक होता था ना, पूरा स्कूल देख रहा था, असेंबली पूरी देख रही होती थी। तो वो जब मेरा बारी आई तो मैंने, मेरा ख्याल है 2-4 दिन ही वो किया, उसके बाद मेरा स्कूल बदल गया। लेकिन मैंने कर लिया वो जो गोल था वो अचीव कर लिया आपने। कुछ बराबरी पार्टी पाकिस्तान कैसे रखा नाम, ये जहन में कैसे आया, और क्यों? मतलब कि पाकिस्तान में तो पार्टियां भी बहुत हैं, चल भी रही हैं, हुकूमतें भी बना रही हैं, एक बेहतरीन सिंगर जिसे पूरी दुनिया सुनना चाहती है, जिससे आजकल वो महरूम भी हैं क्योंकि आप कम गा रहे हैं। तो ये कैसे अचानक हुआ? सारा अचानक हुआ
नहीं, बिल्कुल अचानक नहीं हुआ। अच्छा जी। इतना तो आपको थोड़ा बहुत अंदाजा जी, होगा जी। आपको। मैंने असल में देखें, मैं जो था ना आइडियोलॉजिकली इंक्लाइंड था लेफ्ट की तरफ, ठीक। बाएं बाजू की तरफ। बिल्कुल ठीक। पूरी दुनिया में बाएं बाजू की पार्टीज हैं, पूरी दुनिया में जिन मुल्कों में हैं उन मुल्कों में तरक्की भी आपको मिलती है, इसलिए तरक्की से ज़्यादा एक बैलेंस मिलता है। ठीक। गरीब बहुत गरीब नहीं होता, क्योंकि वहाँ पे लेफ्ट की एक पार्टी होती है, उसके हकूक का उसके तहफ़्फ़ुज़ हुकूक करी का होती ख्याल है। रखती है पूरी दुनिया में, ऐसे है जहाँ पे इवन हॉलैंड जहाँ पे आप जी, रहते जी। हैं वहाँ पे भी लेफ्ट लेबर की पार्टी, पार्टी। हाँ जी, जी, तो जी। इसलिए लेबर पार्टीज अगर नहीं है कहीं पे तो उसका मतलब है कि उसमें बुरा हाल है आवाम का। पाकिस्तान में प्रॉब्लम ये थी कि है कोई नहीं थी, और थी एक पार्टी बनी थी, लेकिन वो उनके नाम पे बनी थी, चलाते जागीरदार थे। जुल्फ़िकार अली भुट्टो की जो पार्टी थी, पीपल्स पार्टी, वो लेबर पार्टी कहलाती वो थी। नाम तो उसका था कि पीपल्स। मजदूरों किसानों की, लेकिन देखें जब ओहदेदार ही सारे जागीरदार हों, आपको ना पावर ट्रांसफ़र करनी पड़ती है उस तबके में। अगर आपके अंदर वाकई विल है और आप नियतन ठीक हैं और आप वाकई उनके दर्द की वजह से उनको एम्पावर करके उनकी पार्टिसिपेशन जो है वो इंश्योर करना चाहते हैं पॉलिटिक्स में, इस तबके की जो कि ओप्रेस्ड है, तो फिर आप उनको लीडरशिप देनी पड़ती है। बिल्कुल ठीक। वो नहीं देते थे ये। देखें एक ही ज़माने में जुल्फ़िकार अली भुट्टो, हालांकि मैं उनकी बहुत सी चीज़ों का बड़ा हामी हूँ, उन्होंने जो कुछ किया, राइट। कुछ चीज़ों का नहीं भी हूँ, लेकिन वो खुद प्राइम मिनिस्टर थे, वो भी जागीरदार थे। गुलाम मुस्तफ़ा जतोई जो थे वो भी जागीरदार थे, वो गवर्नर थे, चीफ वज़ीर मिनिस्टर आला थे थे। उसके सिंध के, जो दूसरा बड़ा सूबा था, और सबसे बड़े सूबे के गुलाम मुस्तफ़ा खर थे, जी। वो चीफ मिनिस्टर जो के खुद भी जागीरदार थे। तो बिल्कुल मुझे इस पूरी बात की समझ नहीं आती थी कि अब इनके साथ भी आदमी क्या करे जाके। और फिर अब बाद में आसिफ ज़रदारी आए, उन्होंने, तो आपको पता है, फिर वो एक उसके अंदर एक और भी मामला शुरू हो गया, वो जो सिनेमा से लेके फिर वो कंस्ट्रक्शन। और तो मुझे लगता है कि पाकिस्तान में भी कोई ऐसी पार्टी नहीं है। हम तो बड़ी मुश्किल से इस मुल्क में स्पेस बना रहे हैं अपनी, लेकिन एक बड़ी पार्टी जो हर घर में हो, जिस हर घर में उसका नाम हो, उसका पहचान हो, उसका सिंबल लोगों को पता हो, और सबसे ज़्यादा उसके लीडर्स का पता हो, ज़्यादा लीडर्स का, वो ऐसा नहीं है। तो इसलिए बराबरी पार्टी बनाने का सोचा, और आइडियोलॉजिकली चूँकि इंक्लाइन था इस तरफ, अब किताबें पढ़ के वालिद साहब की भी, और उनके जो हर सर्कल के लोग थे उनके साथ भी बैठ के, तो मुझे तो लगता है कि पूरी दुनिया में एक एगैलिटेरियन निज़ाम होना चाहिए। परवेज़ साहब, बॉर्डर्स नहीं होने चाहिए। ठीक। ये जो बॉर्डर्स है ना, बॉर्डर्स, जी। ये बड़ी अफसोसनाक बात है कि इंसानों को आपने कैद किया हुआ है बॉर्डर्स के अंदर। 80% से 90% लोग थर्ड वर्ल्ड में अपने मुल्क से बाहर नहीं निकल सकते सारी उम्र, कहीं जा ही नहीं सकते क्योंकि वीज़ा लेना पड़ता है। तो हम तो बॉर्डरलेस वर्ल्ड को इन्विजन करते हैं। हम तो पूरी दुनिया एक होनी चाहिए। जी जी बिल्कुल होनी ये चाहिए। इमिग्रेशन, ये पासपोर्ट, ये इसका क्या कॉन्सेप्ट है, ये समझ नहीं आता। तो बिल्कुल नहीं आता। आपको आता है? आप बताइए कि ये कोई बात है कि आपको कहीं जाना है, पूरा प्लेनेट आपका है, खुदा ने आपको उतारा है यहाँ, और आप वीज़ा मांग रहे हैं किसी और मुल्क से, किसी मुझे तो आने आप दें। हमें जंगलात वाले दौर में वापस लेके जा रहे हैं। मैं तो समझता हूँ कि उस वक्त कम से कम ये जो एडवांसमेंट है टेक्नोलॉजी की, साइंस की, इंफ्रास्ट्रक्चर की, ये तो नहीं थी। लेकिन चलें, अभी भी लड़ाई तो हो रही है। बिल्कुल ठीक किसी है। ना किसी जगह पे तो लड़ाई लोग लड़ते ही हैं। सही। जंगल में लड़ाई तो थी, जी। लेकिन कम से कम जंगल सारा सबका था। सबका था। ठीक कह रहे हैं, सही कह रहे हैं, सही कह रहे हैं। अच्छा, चलें ये बताइए कि इंतखाबात 8 फरवरी को हो रहे हैं। बहुत सारी चहम गोइयाँ हैं, कुछ कह रहे हैं हो रहे हैं, कुछ नहीं हो रहे हैं, लेकिन हो रहे हैं। ये तारीख है, आज की तारीख तक। आपकी पार्टी की तैयारी है इस पे? इलेक्शन नहीं, लड़ने जा रही है आपकी पार्टी? देखें तैयारी तो है, लेकिन मैंने नहीं इसलिए कहा है क्योंकि मुझे अभी भी शक है कि इलेक्शन होने हैं कि नहीं होने। तो मेरा ये जो ख्याल था ना कि इलेक्शन शायद नहीं होंगे, हुआ ये था कि काजी फ़ायद ईसा जो है ना, जी। हालांकि मैं उनको बड़ा पसंद करता हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि ये उनको नहीं करना चाहिए था। ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू, हो सकता है आप इससे डिसएग्री करें, कि इस वक्त पाकिस्तान में इलेक्शन करवाने के बजाय ना, इस वक्त पाकिस्तान को थोड़ा सा स्टेबलाइज करने की ज़रूरत थी। मैं ये नहीं कहता कि आप नॉन डेमोक्रेटिक फोर्सेस को कहें कि वही करें, पाकिस्तान वही चलाएं, हम तो डेमोक्रेटिक पार्टी हैं, लेकिन इलेक्शन से मुझे कोई होता नज़र नहीं आएगा। देखें, अब वो चूँकि कह रहे हैं कि होने चाहिए तो लोग हो रहे हैं। मुझे नहीं लगता कि ये जो लड़ाई है, तकसीम है, नफ़रत है, पॉलिटिक्स में जो इतनी ज़्यादा एक, मैं समझता हूँ कि एक पुरतशद्दुद, हाँ पुरतशद्दुद किस्म का, एक तशद्दुद होता है ना फिजिकल, एक होता है गालम गलोच, लोग एक दूसरे को बुरा भला कह रहे हैं, लोग एक दूसरे की ख़ानदानों तक पहुँच रहे हैं। मुझे ये ख़त्म होता नज़र नहीं आता। ऊपर से जो पीटीआई है, पीटीआई का जो मिजाज है
वो ऐसा है कि जब आप कोई और गवर्नमेंट अगर बना लेंगे ना तो ये एक्सेप्ट नहीं करेंगे। ये लगे ही रहेंगे, ये छोड़ेंगे नहीं, और उसकी वजह से ये नफरत तकसीम नहीं ख़त्म होगी। मेरा अपना ही ख्याल था कि शायद नहीं होंगे इलेक्शन, तो हमने, सही बात तो आपको बताऊं तो हमने इलेक्शन की उस तरह तैयारी नहीं की। अच्छा, लेकिन बहरहाल अब हमें जो है पता लग गया कि वो होने ही होने महीना तो रह हमने गया। अब लोग उतारे हैं। हमने तकरीबन 60 के करीब लोग जो थे हमारे हुए थे खड़े। तो उसमें फिर ये हुआ कि कुछ लोगों को यहाँ तक, क्योंकि मिडिल क्लास के लोग हैं ज़्यादातर, उनको ये भी नहीं पता था कि हमारा एक लड़का है, मतलब लाहौर में नुमान नाम है उसका, नुमान कुरैशी, पहले भी इलेक्शन लड़ा था, लास्ट टाइम जो हमने इलेक्शन लड़े थे हम, अब फिर लड़ रहा था, उसके कागजात नामजदगी जो थे वो रिजेक्ट हो गए। ठीक। उसने कहा कि क्यों हुए? उन्होंने कहा जी FBI जो है, FBI के ने आपके पैसे देने हैं। अब वो IT का काम करता है, देखिए अच्छा, FBI ने पैसे उसके देने हैं। इसने अपील की हुई थी, ठीक है, मुझे पैसे क्यों नहीं दे रहे जी। उस अपील की बुनियाद पर उसके कागजात रिजेक्ट हुए। अब वो उसे उन्होंने कहा जी अब आप जाएं अपील में। उसने अपील की ये जो है ट्रिब्यूनल में जी। तो ट्रिब्यूनल ने कहा कि अभी आपको बताएंगे, वो अभी तक उसका पता नहीं चला था। और दूसरा फिर उधर जो हाई कोर्ट था, जब ये उन्होंने कहा आप वहाँ चले जाएं, जब वहाँ गया उन्होंने कहा जी 1.5-2 लाख रुपया लगेगा। अब वो उस बंदे ने, वो मिडिल क्लास का बंदा है, वो सिर्फ उसको पैसे दे फिर आगे जाए, फिर आगे नहीं पता क्या होना है, वो बंदे ने वो वाला छोड़ दिया। अच्छा। तो इस तरह के हमारे तकरीबन 15-16 लोग जो हैं वो विथड्रॉ कर गए। हाँ, वो नहीं रिजेक्ट हो गए हैं इन और वजूहात और की वो बिना पर। दोबारा वापस नहीं कर सके, मतलब वो टाइम तो मेरा ख्याल है 30 के करीब हैं जो इस वक्त आपकी पार्टी से लोग इलेक्शन लड़ रहे जी। हैं। अच्छा, चले, आप ऐसा सोचते हैं कि अभी हालात नहीं हैं, लेकिन हालात इनको ठीक करने के लिए भी तो आप जैसे आपकी पार्टी है, सियासतदान ही ठीक करेंगे। अगर आप इनको सियासतदानों को दूर कर देंगे 6 महीने साल के लिए, तो इस वक्त जो मौजूदा बैठे हुए हैं, जो मरकज़ में बैठे हैं या जो पंजाब में बैठे हैं, पंजाबी के अंदर तो मुंह खून लग जाएगा, तो फिर वापस सियासतदानों किवें करेंगे? नहीं, मैं ये नहीं कह रहा, मैं बिल्कुल भी नहीं कह रहा कि ये डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट नहीं आनी चाहिए। ठीक। मैं कह रहा हूँ एक टाइम फ्रेम होता है। ठीक। देखें इस मुल्क के अंदर जो पिछले 5 साल में हुआ है, पिछले 5 साल में नहीं, 2018 से लेके जी 2023 तक, ठीक, उसमें एक गवर्नमेंट को उससे पहले उतारा गया, जो कि मेरे ख्याल में ये गलत है कि आप किसी के ऊपर इल्ज़ाम लगा के किसी को उतार दें। अगर आपने लड़ना है तो नैरेटिव की लड़ाई लड़ें। नैरेटिव की लड़ाई लड़ें। और वो इमरान खान को लड़नी चाहिए थी। अगर उनके जहन में था कि मेरी करप्शन, धांधली और मरूसी सियासत का जो नैरेटिव है वो मैं लोगों को एक्सेप्ट करवा सकता हूँ झूठ के बगैर, तो उनको करना चाहिए था। उन्होंने जब ये काम शुरू किया ना तो जमहूरियत डिरेल वहीं से हो गई थी। ठीक। अब 2018 से 2023 में जो हुआ है, इन्होंने उन्हीं फोर्सेस के साथ मिलकर गवर्नमेंट बनाई है, जिस तरह बाकी सारे भी बनाते हैं थोड़ा कुछ हद तक, लेकिन इन्होंने तो बिल्कुल ही बनाई है। इनको तो बकायदा एक घोड़े की तरह उन्होंने किया। जनरल बाजवा थे, जनरल फैज़ थे, साकिब निसार थे, बहुत से लोग इसमें शामिल थे। और मैं समझता हूँ कि उन सबको भी अपनी गलती माननी चाहिए कि क्या किया उन्होंने। बाजवा साहब तो मान गए, ये हाइब्रिड गवर्नमेंट जो बनाई है। लेकिन मुझे लगता है कि जो कि 5 साल में हुआ है ना, उसके बाद देखें ना 1.5 साल ये भी तो आए ना, इन्होंने क्या किया आगे, क्योंकि वो डिरेल हो चुका हुआ था। अब पाकिस्तान के अंदर इस वक्त इकोनॉमिक स्टेबिलिटी जो है ना, वो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी के बगैर नहीं आनी। ठीक। और पॉलिटिकल स्टेबिलिटी जो है ना परवेज साहब, वो मुझे नहीं लगता कि इलेक्शन के बाद भी आएगी। इलेक्शन के बाद जब तक इमरान खान साहब हैं और उनकी ताकत है, वो इसको करते रहेंगे। अच्छा, इसलिए इसका जो फैसला है ना जी, वो ये पहले फैसला होना चाहिए कि इस मुल्क के अंदर इकॉनमी जो है उसको दुरुस्त कैसे किया जाएगा। कई दफ़ा कई मुल्कों में ऐसे होता है कि आप जो स्टेक होल्डर्स होते हैं उनको बिठाते हैं और आप नेशनल गवर्नमेंट तश्कील देते हैं। सिर्फ इसका एक एजेंडा होता है इकॉनमी को बहाल करना, उसमें सारी पार्टीज बैठ जाती हैं। लेकिन ये जो इलेक्शन के थ्रू जब आप आते हैं ना, फिर आप लेजिटिमेटली आते हैं। लेजिटिमेटली जब आप आते हैं तो आप किसी के साथ नहीं बैठना चाहते। और हमारी पॉलिटिकल पार्टीज़ की देखें, ये तो आप माने हिस्ट्री रही है कि इन पॉलिटिकल पार्टीज़ ने जब भी इक़्तिदार में आया ना, अपना इन्होंने इक़्तिदार संभाला है, इन्होंने किसी को कुछ नहीं समझा। फिर ये बैठते नहीं फिर किसी के साथ, फिर ये मफाहमत सिर्फ उस वक्त तक करते हैं। आप देख लीजिए अभी PDM जब बनी थी तो बाकी दोनों पार्टी ने भी तो यही किया था, वो इकट्ठे हो गए। और अब आप बिलावल भुट्टो ज़रदारी की ज़ुबान देखें, अब आप इस वक्त, बल्कि मुस्लिम नून शायद इतना नहीं करी, लेकिन वो जिस तरह जैसे ही गवर्नमेंट ख़त्म हुई है PDM की, वो शुरू हो गए। तो ये नहीं होना चाहिए। तो मुझे लगता है ये फिर आएंगे।
अब लेजिटिमेटली जो भी आएगा ना, अगर कानूनी तौर पे, वो किसी के साथ बैठेगा नहीं। तो मुझे ये लगता है कि इन फोर्सेस को कुछ अरसे के लिए इकोनॉमिक स्टेबिलिटी के लिए एक नेशनल गवर्नमेंट इंटरम बनानी चाहिए थी और सिर्फ इकोनॉमी को देखना चाहिए था। आगे मुझे कोई इतना अच्छा होता नज़र नहीं आता। चल, ये आपके इस पे है कुछ है बात। अच्छा, तहरीक इंसाफ का भी आपने जिक्र किया, वो इस वक्त दावा कर रहे हैं कि लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिल रही, कागजात नामजदगी जमा नहीं करवाने दिए जा रहे, और दूसरे जब ये कागजात नामजदगी की टोटल तादाद सामने आती है तो 2434 सबसे ज़्यादा, नून लीग और पीपल्स पार्टी से ज़्यादा भी। तो फिर ये शोर किस लिए है कि हमें जमा नहीं करवाने दिए जा रहे और जमा सबसे ज़्यादा इनके हो रहे हैं? मेरा ख्याल ये है कि तहरीक इंसाफ एक प्रोपेगेंडा की जमात है। ये अगर इनका प्रोपेगेंडा आप ख़त्म कर देना, और उनमें ज़्यादातर जो है वो झूठ होता है। सही, मैं तो खुद इसका शिकार रहा हूँ। अच्छा जी, आप भी इनके शिकार रहे हैं? आपको भी? देखिए, मैं इमरान खान को ना, कभी मैंने इमरान खान के ख़िलाफ़ सख्त अल्फाज पहले इस्तेमाल नहीं किए थे। ठीक, मैंने बड़ी दफ़ा बताया लोगों को कि मेरे फेसबुक पे, मेरे ट्विटर पे, जितना भी सोशल मीडिया मेरे हैंडल्स हैं, अगर आप जाके देखें तो मैं जब इमरान खान के बारे में बात करता था तो मैं उनको वो वाली ड्यू इज़्ज़त देता था जो देनी चाहिए किसी भी आदमी को। एक तो मेरे से बड़े भी हैं, दूसरा मैं साहब नहीं हर एक के साथ लगाता, क्योंकि उससे एक पोलिटिकली बिल्कुल ही अजीब हो जाते हैं आप। वो भी मुनाफिकत है, आप मुखालिफ है तो, लेकिन आप का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं, आप करते हैं, आते हैं, कहते हैं जी। हुआ ये कि जब मैंने इन पर तनकीद शुरू की ना, तो तनकीद करने की तो वजह साफ थी। अब तो लोगों को पता चल रहा है ना क्या हुआ था 2018 में, राइट। तो मुझे तो पता था, मैं तो पॉलिटिकल आदमी था उस वक्त, हमने पार्टी नहीं बनाई थी। जब तनकीद शुरू की, उसके बाद जिस तरीके से इन्होंने गालम गलोच किया ना, और वो मुझे पता था वो इमरान खान के इशारे पे, उनके घर के इशारे से, उनके जो मिनिस्टर्स और ये सब लोग, मतलब मुझे कई दफ़ा ये बताया गया है कि एक प्रोड्यूसर थे बोल टीवी के, शाह साहब कहते हैं उनको, उन्होंने मुझे बताया जी कि हमें फवाद चौधरी ने मुझे स्पेशली कहा है, मैं एक प्रोग्राम में चला गया था, कि यार इसको आप क्यों बुला लेते हैं इसको। भाई एक बंदे, आप जब किसी की इज्जत नहीं कर सकते, भाई क्यों नहीं बुला, मैं एक पॉलिटिकल पार्टी का हेड हूँ, मुझे क्यों नहीं बुलाएंगे? इस लेवल पे आ गए कि जो टीवी मालकान है या टीवी के प्रोड्यूसर, उनको भी मना कर रहे हैं कि आप जवाद साहब को ना बुलाएं। तो ये तो मुझे बता दिया ना उसने, क्योंकि वो ज़रा जलर, मतलब वो था ज़रा मुजाहिद टाइप आदमी था, बाकी कितने लोग बताते भी नहीं होंगे। तो देखें, मुझे तो ज़रा ब्लैकआउट किया गया उधर से। फिर इन्होंने जिस तरह गालम गलोच की, फिर मैंने इमरान खान के खिलाफ सख्त अल्फाज बोलने शुरू किए। मैं आपको पहली दफ़ा किसी भी जगह पे ये बता रहा हूँ, पहले कभी नहीं मैंने बताया कि मैं क्यों सख्त अल्फाज बोलता हूँ। मैंने कभी किसी को गाली नहीं निकाली, मैंने आज तक किसी को नहीं निकाली। मैं किसी की ख़ानदान को, किसी के माँ बहन को, या किसी को जानवर के नाम से, या किसी को बेहूदगी वाले अल्फाज या जिनसी अल्फाज मैं नहीं बोलता। लेकिन जो अल्फाज में इमरान खान के लिए सख्त तरीन इसके अलावा बोल सकता हूँ, वो बोलता हूँ सिर्फ इस वजह से कि ये इन्होंने एक तो गालम गलोच का कल्चर दिया है, इन्होंने बहुत बदतमीज़ी करवाई है, बड़ी बदलियाजी करवाई है, नफ़रत फैलाई है, तकसीम फैलाई है इस मुल्क के अंदर। और उसके बाद फिर उन्होंने अदारों के साथ आके अदारों के ख़िलाफ़ फिर जिस हद तक ये गए हैं, अदारों को तबाह करना शुरू कर दिया। फिर इन्होंने मज़हब को जिस तरह इस्तेमाल किया और जिस तरीके से मुनाफिकत की तरह इस्तेमाल किया, वो सबके सामने है। और मैं समझता हूँ कि इमरान खान के ये जो मामला है ना, इसकी वजह से मुल्क को बड़ा नुकसान हुआ है। तो मैं तो इसलिए बोलता हूँ कि ये बाज आ जाएंगे, ये लोग ऐसी हरकतें नहीं करेंगे, नैरेटिव बिल्ड पे आएंगे, नैरेटिव को मुकाबला करें, हम भी आम ज़ुबान में बात करेंगे, आप भी आम ज़ुबान में बात करें। अदरवाइज़ मैं इमरान खान के लिए वाहिद का सीखा इस्तेमाल करता हूँ। मैं कहता हूँ करता है, आता है, जाता है, क्योंकि अगर मुझे गालियाँ पढ़वा रहे हैं ये लोग, तो फिर इतना तो बनता है। ये बड़ी दुख और तकलीफ वाली कहानी है। इसमें हर वो इंसान गुजर रहा है जो इमरान खान के ज़रा सा हल्का भी, आप खिलाफ नहीं कह सकते, सिर्फ आपका राइट होता है, किसी से अगर आप मुतफिक नहीं है तो उससे आगू कर सकते। लेकिन ये बड़ी बदकिस्मती है, आपके साथ भी होता है, हमारे साथ भी होता है, हर उस इंसान के साथ जो होता है। अच्छा, 9 मई के हवाले से क्या कहते हैं आप? समझते हैं होना चाहिए ऐसे कि जो 9 मई में मुलव्वस हैं उनकी सज़ाएं मुकम्मल होनी चाहिए इंतखाबात से पहले, और क्या उनको इंतखाबात में हिस्सा लेने की इजाज़त देनी चाहिए? अगर आप मेरे से पूछते हैं, क्योंकि ना तो मैं रियासत चला रहा हूँ और ना ही मैं 9 मई के हवाले से स्टेक होल्डर हूँ, मैं तो एक अवाम में से एक आदमी हूँ, अवाम का नुमाइंदा हूँ, सियासी तौर पे भी और अवाम के अंदर से भी हूँ। लोग मुझे प्यार करते हैं, लोग मेरी म्यूज़िक की वजह से भी करते हैं। तो मैं तो देखें सिंपैथेटिक आदमी हूँ। मेरा नहीं दिल करता कि ये सारी उम्र अंदर रहें या कोई इनको बहुत ही कुछ सख्त सज़ाएँ मिले, लेकिन मैं ये ज़रूर समझता हूँ कि इन लोगों को इतना ज़रूर
एहसास होना चाहिए, कोई भी सज़ा इनको मिले कि ये दोबारा इस तरह की हरकत ना करें। देखें, ये 9 मई का जो वाक़या ना, या तो ये कोई इनकलाब आया होता है इस मुल्क में और करोड़ों लोग एक नैरेटिव पे, एक बयानिए पे एक दफ़ा मुल्क से बाहर निकल आते, मुल्क में बाहर निकल आते। तो आपको पता है कि जो फोर्सेस होती हैं ना, जो भी इदारे होते हैं मुल्क के अंदर नज़्म व नस्क के, उनको भी पता चल जाता है कि ये तो यार फिर इसका मतलब है कि ये ठीक है। करोड़ों लोग अगर समझते हैं कि हमें बाहर आना चाहिए। देखें, अब्राहम लिंकन ने कहा था कि आप, हालांकि वो अमेरिका की इतनी बड़ी जमहूरियत का वो था, सदर था, उसने कहा था कि अगर तो आप इलेक्शन के ज़रिए या सियासत जो लीगल सियासत है या कॉन्स्टिट्यूशनल है उसके थ्रू अगर आप कर सकते हैं, चेंज लेके आ सकते हैं तो लेके आएँ। अदरवाइज़ आपका इनकलाबी हक भी है कि आप ये चेंज लेके आ सकें। बिल्कुल ठीक। लेकिन देखें, इमरान खान ने तो ये नहीं किया। इमरान खान ने तो ये किया कि उन्होंने कुछ जत्थे तैयार किए, मतलब तैयार किए होंगे या नहीं होंगे, लेकिन वो हो गए इनकलाब के लिए या अपनी ज़ात के लिए? अपनी ज़ात के लिए। वो तो खुद रद्द इनकलाबी हैं। मतलब आप देखें ना, वो आए किस तरह थे, बूट पॉलिश करके ही ज़्यादातर लोग आए हैं ना। वो तो ये तो सबसे बड़े थे। वो कहते हैं कि मेरी 22 साल की जद्दोजहद है। वो तो उनकी जद्दोजहद कोई होती ना उस तरह की, जैसे कोई बहुत ही कोई इनकलाबी लोग होते हैं तो वो फिर आम लोगों के अंदर घुस के आम लोगों के अंदर कुव्वतें तैयार करते हैं और उनको बड़े लेवल पे स्टेक होल्डर बनाते हैं। वो तो उन्होंने किया नहीं। तो वो 22 साल क्या करते रहे? टीवी पे बैठते रहे। उसके अलावा फिर वो अपनी पार्टी के अंदर अमीरों को आखिरकार उसी तरह ले आए। या तो फिर वो करते हैं ना ये बात कि हम इस मुल्क की रूलिंग क्लास जो है, जो अशराफिया है, जो इस मुल्क के अंदर 1 या 2% लोग हैं जो काबिज़ हैं इसके वसाइल पे, हम उनके ख़िलाफ़ एक नैरेटिव बनाना चाहते हैं ताकि लोग जो हैं वो रिप्रेजेंट करें आम लोगों को और उनके ख़िलाफ़ सियासी तौर पे, उनके ज़ाती तौर पे नहीं, सियासी तौर पे उनके ख़िलाफ़ एक कुव्वत बनाएं, फिर ताकत में आएँ और फिर रिफॉर्म्स करें आम लोगों के हक़ में। तो ये बड़ी अच्छी बात होती। उन्होंने तो ये नहीं किया। उन्होंने तो वही उसी रूलिंग क्लास के कुछ लोग इकट्ठे किए जो छोड़ के आए थे पार्टीज। और ऐसे लोग आपको पता है जो छोड़ के आते हैं वो उनकी क्या होती है, क्रेडिबिलिटी होती है। उनको जमा करके तो उन्होंने दोबारा एक और पार्टी बना दी आखिरकार। और मतलब जब विनिंग पार्टी, पहले तो पार्टी चल रही थी ना, 2018 में उन्होंने विनिंग पार्टी बनाई उन लोगों को लेके, इलेक्टेबल्स को लेके। तो उन्होंने अपने लिए किया जो किया। तो इसलिए 9 मई का जो वाकया है वो स्टार्ट होता है 1.5 साल पहले, जब इमरान खान को सैक किया गया। तो इमरान खान हो गया कि मुझे अब साइफर बिल्कुल झूठ है। ये साइफर की साजिश जो है वो इनकी साजिश है। अगर साइफर वो किसी जगह पे अगर खुदा ना करे वो ऐसा हो भी, तो क्या वज़ीर-ए-आज़म ने हलफ नहीं उठाया था कि वो पब्लिक में नहीं लेके आ सकता था? ये तो आपने हलफ उठाया। नहीं, मैं ये नहीं कह रहा कि साइफर झूठ का मतलब है कि साइफर आया ही नहीं। मैं नहीं कह रहा। मैं कह रहा हूँ साइफर के ऊपर जिस तरह इन्होंने सियासत किया है वो झूठ है, वो झूठी सियासत है। देखें, वो तो इन्होंने खुद माना है कि हम साइफर से खेलेंगे। हाँ, ऑडियो में आया आज़म खान साहब। हाँ, तो ये डिनाई करें ना कि वो ऑडियो गलत है, वो तो है। इन्होंने उसके ऊपर बाकायदा प्ले किया है। इसका मतलब क्या है कि आप पाकिस्तान की सालमियत और पाकिस्तान की बद इंतज़ामी को अगर सामने रखें और साथ पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, मतलब सियासी क्या कहेंगे, बदनज़मी आप उसके मतलब वो पैदा कर रहे हैं इस मुल्क के अंदर। वो उन्होंने की है और वो 1.5 साल की है। उसमें 52 जलसे शामिल हैं। 52 जलसों से उन्होंने ये नफरत फैलाई है। वो 52 जलसों के साथ उनकी पॉडकास्ट, प्रोग्राम, टीवी इंटरव्यू हज़ारों की तादाद में है। तो जब आप ये देखें तो एक पूरा 1.5 साल का नैरेटिव बनाया गया है जिसका सिर्फ एक वाहिद मकसद था कि इमरान खान को वापस लेके आया जाए। भाई, आपने 3.5 साल क्या किया था जो आपको 1.5 साल दोबारा आना था वापस? ये वो बात है जिससे मुझे समझ नहीं आती। मैं नहीं कहता कि जो शरीफ बरादरान हैं या आसिफ ज़रदारी हैं या उनके बच्चे हैं ये आके सब कुछ कर लेंगे। हम तो पार्टी ना बनाते हैं अगर हमें लगता है कि ये भी कर लेंगे। लेकिन इमरान खान इस हद तक चले गए कि उन्होंने कहा दारों भी भाड़ में गए, मुल्क भी खुदा न खास्ता भाड़ में गया, सब मैं हूँ, सिर्फ मुझे लेके आओ। तो आपने क्या किया 3.5 साल? अगर मैं नहीं हो तो बेशक पाकिस्तान पर एटम बम करा दें। तो ये उन्होंने खुद कहा था, आपके सामने कहा था। तो देखें, इसलिए मैं समझता हूँ कि ये 9 मई बाकायदा इमरान खान की वजह से हुआ। वही इसके मरकज़ी जो है मुजरिम है, उन्होंने ही ये सारा इश्ताल फैलाया है क्योंकि वो एक लीडरशिप पोजीशन में थे। वज़ीर आज़म बनने के बाद ऐसे भी इंसान एक ज़्यादा स्ट्रॉन्गर पोजीशन में आ जाता है। उससे पहले तो वो ये बिल्कुल भी नहीं कर सकते थे, कभी बने नहीं, कुछ चीफ मिनिस्टर तक नहीं बने, कभी आज तो वज़ीर आला भी नहीं बने थे। तो वो जब पोजीशन में आ गए थे उन्होंने उसका भरपूर फ़ायदा उठाया और वो पाकिस्तान के अगेंस्ट किया। अब इस वक्त पाकिस्तान के अंदर हालात इस तरह के हैं कि लोग जो हैं वो एक दूसरे को मरने मारने पर तुले हुए हैं।
सिर्फ इस वजह से कि जी इमरान खान को लेके आए। ये मेरा ख्याल नहीं होना चाहिए था, और इमरान खान को इसकी सज़ा इस हद तक मिलनी चाहिए कि उनको कोई ख्याल आए और वो इस तरह की इंतशार की और फसाद की सियासत से बाहर निकले। मैं उनको वैसे पसंद करता हूँ एज अ क्रिकेटर, उन्होंने पाकिस्तान के लिए बड़ा कुछ किया है, और मैं नहीं चाहता कि उनको कोई गसंद पहुँचे, उनको कोई बहुत बड़ा नुकसान पहुँचे, लेकिन उनको भी कोई ख्याल करना सजा चाहिए। मिलनी चाहिए, आप ये कह रहे हैं जिन्होंने किया। अच्छा ये बताएं कि किए की सजा मैं कह रहा हूँ उतनी सिर्फ मिलनी चाहिए कि उनको कोई ख्याल आ जाए। अब उनको ख्याल ही नहीं आ रहा, मैं तो खुद हैरान हूँ इस बात पे। आपने देखा वो ज़हनी बीमार हो चुके हैं। 3 महीने बाद उनको चांस मिला सहाफ़ियों से बात कर, उन्होंने कहा जी बांग्लादेश बना देंगे, क्या कर लिया आपने, अफगानिस्तान। वो रवैया तो उनका नहीं बदल रहा सर। यही तो सख्त अल्फाज में जो बोल रहा हूँ, मैं ही बोलता हूँ ना, क्योंकि मुझे नज़र आता है कि नुकसान पहुँचा रहे हैं, तो मैं कहता हूँ ये ज़हनी बीमार हो चुके हैं। ये इस वक्त कोई ये स्टेबल आदमी नहीं है। इनका बाकायदा चेकअप होना चाहिए। इनको एक्चुअली साइकोलॉजिस्ट और साइकियाट्रिस्ट के हवाले करके उनका चेकअप करना चाहिए कि भाई ये बंदा जो है स्टेबल भी है, उनके लिए अच्छा है, उनकी फैमिली के लिए अच्छा है। और अगर पाकिस्तान में वो अच्छी सियासत करना चाहते हैं, अच्छी पोजीशन में है और वाकई कोई अच्छी सियासत करना चाहते हैं, तो उनको मौका बेशक मिलना चाहिए, लेकिन अगर वो अपने आप को ठीक करें, वो कोई ख्याल करें। मतलब ये तो बड़ी ज़्यादती है जो वो कर रहे हैं। उनके साथ कुछ लड़कियां हैं, कुछ औरतें हैं, उनको हम देखा करते थे अक्सर यूट्यूब, फेसबुक, ट्विटर पर बहुत ही बुरा रवैया होता था हमारी तरह एक, मतलब वो भी उनके साथ हैं और वो आपको और मुझ पर भी हमलावर होती थी। उनकी भी उनके बारे में कुछ कहना चाहेंगे कि मतलब औरत ज़ात हैं, छोड़ दें, लेकिन रवैये तो उनके भी वैसे हैं जब हमें पेशियों पे नज़र आती हैं आती जाती वो। देखिए, जब कोई लीडर इस तरह का होना जिस तरह का इमरान खान है, मैंने अभी कहा कि वो मुझे नहीं लगता कि उनकी मेंटल स्टेबिलिटी है इस वक्त। अच्छा जी। तो जब ऐसा कोई लीडर, आपको ट्रंप को देख के लगता है कि वो मेंटली स्टेबल है? बिल्कुल भी नहीं। आप बताइए ना। बिल्कुल भी डोनाल्ड ट्रंप को जब आप देखते हैं, बिल्कुल भी नहीं। तो आपको क्या लगता है कि वो किस किस्म का इंसान है? वो जिस तरह की बातें करता है, जिस तरह की औरतों के बारे में गुफ्तगू करता है, इसके अलावा बड़ी चीज़ें। तो उसने भी तो अमेरिका में जो कुछ कर दिया उसकी वजह से, क्योंकि जब आप एक लीडर बन जाए, फिगर बन जाए, तो आपका सारा एक्सप्रेशन जो है वो सारा का सारा ट्रांसफ़र हो जाता है आपके जो होते हैं सपोर्टर या फॉलोअर। यही इनके साथ हुआ, लड़कियों के साथ, औरतों के साथ, कि वो भी मेंटली मुझे लगता है कि अनस्टेबल हैं। देखें, वो किस लिए लड़ रही हैं उनको ये मालूम नहीं है। उनको मेरे साथ आगे बिठाएं, किसी भी पार्टी के हेड के साथ जो कि इकोनॉमी पे बात करना चाहता हो, इकोनॉमी पे, कि जो कि सोसाइटी पे बात करना चाहता हो, बिठाएं, हम उनसे बात करेंगे भाई आप इमरान खान के लिए क्यों लड़ रहे हैं, आप क्या चाहते हैं पाकिस्तान कैसा हो। आपको मैं बता सकता हूँ कि उनको कुछ नहीं पता, बिल्कुल मालूम नहीं है कि इकोनॉमी क्या होती है, इकोनॉमिक्स क्या होती है, सोसाइटी क्या होती है, मुल्क दुनिया में इनकलाबात किन चीज़ों पे आए हैं, सोशल डेमोक्रेसी क्या होती है, मिसाल के तौर पर कुछ मालूम नहीं है। लेकिन वो लगी हुई हैं इस काम पे। ये कल्ट बनाया है इमरान खान ने, और ये कोई भी, मैं देखें सेलिब्रिटी रहा हूँ, मतलब मैं हालांकि इस लफ्ज़ को अच्छा नहीं समझता, सब इंसान आम रहा नहीं, आप हैं भी, आज भी हैं। मैं म्यूज़िक जब तक कर रहा था, मेरा मतलब है, तो मुझे पता है कि फॉलोअर्स भी होते हैं, प्यार भी लोग करते हैं, और कई दफ़ा लोग इस हद तक आपके प्यार करते हैं कि आप उनसे कुछ भी करवा लें। बिल्कुल ठीक मैं आपको सच बता रहा हूँ, एग्री करता हूं मैं आपसे। मेरे साथ ऐसे लोग रहे, क्योंकि मैं उस लेवल पे काम करके देखा है जिस लेवल पे पाकिस्तान के शायद 10-12 सिंगर्स ने किया होगा। ठीक। मतलब हमने लाखों में नंबर्स में कैसेट्स बेची हुई हैं, बिल्कुल ऐसे ही सीडीज बेची, मतलब हर शहर गांव देहात में हमारे गाने होते थे, शक्ल से लोग जानते थे, नाम से जानते थे। मैं करोड़ों लोगों की बात कर रहा हूं, पाकिस्तान से बाहर भी। जी। तो मुझे पता है कि लोग कुछ भी कर सकते हैं फिर आपके लिए, और अगर आप एक पॉलिटिकल लीडर बन जाए तो फिर तो आपका ये जो कैनवस है और वसी हो जाता है। तो ये इमरान खान ने ज्यादती की है। इन्होंने अपने बच्चे रखे हैं बाहर, वो रहते हैं एक सेकुलर इंग्लैंड में, यहाँ ये बना रहे थे मदीना की रियासत। इतना नहीं था कि उनको इधर ले आते। तो मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि इनके साथ हुई है ज्यादती, इन लोगों के साथ। ये बेचारे अपनी ज़िंदगी ख़राब कर रहे हैं और उनको मालूम नहीं है वो क्या कर रहे हैं। तो ये सूरत हाल बड़ी ख़राब है इन लोगों के लिए, उनकी फैमिलीज़ के लिए। मैं तो अफसोस कर सकता हूँ। मेरा सवाल जो अगला है ना, वो रियासत मदीना का है, लेकिन आपने अभी बात की ना इकॉनमी वगैरह भी, ये बात तो आपको माननी पड़ेगी। आपके से कुछ दिन पहले मुलाकात हुई थी, आपके हाजिर हुए थे, तो वहाँ पे एक मेहमान आए थे, अब मैं नाम नहीं लेता, अगर आप लेना चाहें तो ले दें। उन्होंने बताया कि वो बड़े इकॉनमी पर हैं, बड़े मास्टर हैं, पूरी दुनिया उनको जानती है। खान साहब ने उनको भी 1.5 घंटे का लेक्चर दिया, तो इसका मतलब है कि हाँ जी, कैसे बंगाली साहब मेरे साथ बैठे थे जब आप तशरीफ लाए थे जी। तो असल में ना इमरान खान जस्ट नीड्स एन ऑडियंस। ठीक है, मतलब ऑलवेज, मतलब उनको चाहिए कि सुनने के लिए कुछ लोग चाहिए।
और चाहे इनके पास मवाद हो ना हो बोलने का या कोई बात समझने का या करने का, लेकिन वो बोलना चाहते हैं। ठीक। तो ये उनकी आदत है। मैं खुद इमरान खान के साथ मेरी बड़ी मुलाकातें रही हैं, सफ़र भी इकट्ठे किया हुआ है कई दफ़ा, मतलब एक ही जहाज़ में साथ वाली सीट्स पे, टेलीथॉन से मैं उनके साथ बैठा हूँ, वो भी बिल्कुल साथ वाली सीट पे बैठ के मैंने उनको गुफ्तगू भी की हुई है, ऑब्जर्व भी किया हुआ है, उनके घर में मुलाकात हुई है। और एक दफ़ा लियाकत बलोच के सामने, जी, वो विटनेस हैं, इन्होंने मुझे पार्टी में आने के लिए कहा। इसी तरह 3 दफ़ा इन्होंने मुझे पार्टी में आने के लिए कहा था। वैसे तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ ज़रूर कि एहसन इकबाल मेरे सीनियर हैं, वो यूटी लाहौर में काफ़ी सीनियर हैं। तो उन्होंने भी मुझे 2013 में, जब मैं इमरान खान के जलसे में नहीं गया जी, शहजाद रॉय और अब्राउल चले गए, तो वो मेरे घर तशरीफ़ लाए, क्योंकि मुझे यूटी से जानते हैं, हम वहाँ बैठते थे यूटी के एलुमनाई के फंक्शंस में इकट्ठे बैठते थे। तो उन्होंने मुझे कहा कि यार आप फिर इधर देखेंगे, हम एक इस तरह का पाकिस्तान बनाना चाहते हैं। वो इंजीनियर हैं खुद भी, जी, जी, मैं भी इंजीनियर था। जी, तो उन्होंने भी मुझे कहा, ये उनकी मतलब एक मैं समझता हूँ कि काइंडनेस थी। और फिर एक और बात मैं इसलिए मैं बताना चाह रहा हूँ कि ऑन रिकॉर्ड रहे, जी, उस ज़माने में नज़र गोंदल साहब जो थे, नज़र गोंदल के भाई जुल्फ़कार गोंदल, जी, जी, वो डॉक्टर लाल खान के साथ बैठे थे। डॉक्टर लाल खान मेरे उस्ताद थे, तो मैंने उनसे बड़ा सीखा आइडियोलॉजिकली और एकेडमिकली। तो वो उनके साथ बैठे थे और उन्होंने फ़ोन पे मुझे उनको दिया कि यार ये बात कर लें, ये पीपल्स पार्टी की टिकट देना चाहते हैं आपको। अच्छा जी, 2013 की मैं आपको बात बता रहा हूँ। तो देखिए मैं ये सारा कुछ देख के आया था। तो आपने जो सवाल पूछा था ना कि आपने कहा कि इमरान खान तो मास्टर हैं, मतलब हर चीज़ में वो बात कर रहे हैं, बात ये कर रहे थे कि उनको ऑडियंस चाहिए। तो उनको ऑडियंस चाहिए जी, वो जब भी मैं उनके साथ बैठता था ना, सुनना पड़ता था। मैं बात करना चाह रहा हूँ ना, कोई फ़र्ज़ करें मैं बोलता हूँ जी, तो वो ना मुश्किल से चंद सेकंड या 1 मिनट ज़्यादा, उसके बाद वो कहते थे हाँ मुझे पता है, वैसे शुरू हो जाते हैं। ये उनकी आदत है, तो ऐसा बंदा सीख नहीं सकता। मेरा नहीं ख्याल कि इमरान खान को इकोनॉमी का, पॉलिटिक्स का, हालांकि वो किताबें उन्होंने, लोग कहते हैं जी बड़ी पढ़ी हुई हैं। एक इंसान अब मज़ारों में सज्जे करता फिर रहा है, एक आदमी जाके पीरी मुरीदी की तरफ चल पड़ा है। देखें इतनी किताबें पढ़ने के बाद आपने यही करना है, तो ये तो कोई भी कर सकता है, ये तो इस मुल्क का कोई भी इंसान, पढ़ने की ज़रूरत क्या? हाँ ज़रूरत क्या है फिर। तो इसलिए मुझे लगता है कि ये कैसे मगौली साहब का सिर्फ ख्याल नहीं है, आप किसी से भी पूछ लें जो इमरान खान के साथ कभी बैठे हों, कि ये बात ही सुनते किसी की, अपनी करी जाते हैं बस। ये कैसर बंगाली का दोस्तों जिक्र इसलिए आया कि जब हम जवाद भाई के पास फातिहा के लिए गए थे, अंकल जी के वाला साहब, अल्लाह उनको करवट जन्नत नसीब जगह करे, तो वहाँ पर वो मेहमान अचानक आए, तो हम जाना चाहते थे लेकिन हमें बिठाया जवाद भाई ने, इनकी प्यार है मोहब्बत है। तो उन्होंने हमें बताया जी कि इमरान खान साहब से 1.5 घंटा मुलाकात हुई, तो 1.5 घंटा मैं सुनता रहा और वो बोलते रहे, तो इसलिए मैंने इसका जिक्र किया। लेकिन परवेज साहब एक चीज़ मैं बोलना चाहता हूँ, आपने लगानी ज़रूर है। जी ज़रूर। देखिए मैं आपको इसलिए नहीं वहाँ पे बैठा आपके साथ, आपको कहा कि यार चले इनसे भी मिले आप, जी, कि आप मुस्लिम नून के सपोर्टर हैं या किसी और पार्टी के हैं, क्योंकि मेरा तो हर पार्टी के हम सियासी मुखालिफ हैं। बिल्कुल ठीक। मुझे आप इसलिए पसंद थे क्योंकि जब एक दफ़ा आपने मुझे कहा कि पॉडकास्ट पे आए मेरे साथ, तो मैं आया, तो आपने बड़े प्यार इज़्ज़त के साथ मेरे साथ वो किया, हालांकि मैं भी एक पार्टी हेड हूं। तो मेरा आपके साथ पॉलिटिकल ताल्लुक से ज़्यादा ये वाला ताल्लुक है कि आप एक जर्नलिस्टिक एबिलिटी रखते हैं, और मैं आपको ये भी बता दूं कि मुझे लगता है कि आप आगे बहुत आगे जाएंगे भी अपने काम में, और आप इज़्ज़त देते हैं, लोगों को प्यार करते हैं, तो ये सबसे अच्छी बात है। थैंक यू वेरी मच भाई, अल्लाह आपको सलामत रखे और आपका साया भी हम पे रखे। अच्छा, रियासत मदीना, बाकी सारी चीज़ों से तो इख्तलाफ कर सकते हैं, कम अज़ कम इस रियासत मदीना बना रहा था, इससे तो एग्री करेंगे ना इमरान? देखें रियासत मदीना जो है ना, ये सिर्फ वो बना सकते थे जिन्होंने बनाई थी। ट्रू। रियासत मदीना कोई माई का लाल नहीं बना सकता। बिल्कुल ठीक। रियासत मदीना जिन्होंने बनाई थी, उनके किरदार, उनकी जो उस वक्त लोगों के साथ जुड़त, जिन हवालों से हुई थी, ये लोग ज़मीन पे सोते थे, 2 वक्त की रोटी खाते थे, और ये कोई एक बराबरी का निज़ाम पैदा करना चाहते थे। आप देखें ना, अगर हिस्ट्री को पूरी देखें, तो मैं इसलिए ज़्यादा मजहबी बातें नहीं करता क्योंकि मैं समझता हूँ कि सियासत में नहीं आना चाहिए, मज़हब को लाना नहीं चाहिए। लेकिन अगर आप उनकी पूरी देखें ना, अंबिया अलैहिस्सलाम की, क्योंकि सबकी हिस्ट्री पड़ी हुई है, तो उनकी जो लड़ाई रही है वो गरीब के साथ खड़े होके रूलिंग क्लास के खिलाफ रही है, अशराफी के खिलाफ।
तो मुझे तो बड़ा अच्छा लगता है कि अगर इस तरह किया जाए, लेकिन रियासत मदीना का नाम लेके, और वो कौन ले रहा है? जो आदमी अपने बच्चों को एक ऐसे घर में रखता है जहाँ पे कोई और मजहब है। अच्छा, मुझे ही नहीं फर्क पड़ता, मुझे इस बात से नहीं फर्क पड़ता कि वो कहाँ रहते हैं। मैं एक इस मामले में बिल्कुल लिबरल आदमी हूँ, इस मामले में कि मजहब अपना अपना है और जहाँ मर्जी कोई रहे। बिल्कुल। लेकिन आप अपने बच्चों को वहाँ रख रहे हैं, जो एक जूइश उसमें, वो इजराइल के हामी हैं, उनकी बेगम भी, वो बेगम तो लगी रहती है ना, वो डिप्लोमेटिक हो के कभी इधर खेलती हैं कभी उधर खेलती हैं। जमैमा जो है बड़ी वो हैं क्लेवर खातून डे पे मामे दी फोटो ला दें। जी, वो कभी इस तरफ चली जाती हैं कभी उस तरफ। तो वो एंटी इजराइल तो नहीं है ना। इसी तरह उनके भाई जो हैं दोनों, जैक गोल्डस्मिथ और बेन गोल्डस्मिथ, वो तो पक्के प्रो इजराइल हैं। बिल्कुल ऐसे। तो उनकी पूरी फैमिली, इसका मतलब है प्रो इजराइल है। उनकी जो जमैमा की मदर हैं वो भी होंगी। उधर वो दोनों बेटे पल रहे हैं। ये यहाँ पे कहते हैं हम ज्यूइश स्टेट को तस्लीम नहीं करते, ये यहाँ पे ही कह रहे हैं। साथ ही मदीने की रियासत बना रहे हैं, जबकि उनके बच्चे वहाँ रह रहे हैं। भाई, आप सबसे पहले अपने बच्चों को कन्विंस करें। आप इस मुल्क के बच्चों को लारे लगा रहे हैं इस तरह के मजहबी सियासत करके, तो अपने बच्चों को कन्विंस करें कि वो इधर आएँ और उस रियासत में रहें जिनको ये एग्जाम्पलरी एक रियासत बना रहे हैं। वो तो इनसे होता नहीं है। फिर अगर वो नहीं आते तो बताएं कि यार मेरे बच्चे मेरी बात नहीं मानते। देखिए, ये मुनाफिकत है। ये मुनाफिकत है कि आप इस मुल्क के अंदर ज़ियाउल हक के बाद दूसरे आदमी बने हैं इस पूरे, जिन्होंने इस्लाम का नाम इस्तेमाल किया, इतना बुरी तरीके से इस्तेमाल किया कि आपने पूरा इस कौम का जो नैरेटिव होना चाहिए था रीजन की तरफ। देखिए, मजहबी तुम सारे हैं, मैं भी तो मुसलमान हूँ ना। मुल्क ही मजहब के नाम पर बना। इधर कोई क्रिश्चियन भी हो सकता है, इधर कोई हो सकता है हिंदू से, क्योंकि सारे रहते हैं। मैं सबकी इज्जत करता हूँ, सबका अपना अपना मजहब है। आप किसी का छेड़ो ना और अपना छोड़ो ना, इसी तरह ही होना चाहिए ना। लेकिन अगर आप इस हद तक चले जाएं जिस तरह इमरान खान गए हैं, तो आपका जो होता है ना कि रैशनैलिटी या रीज़न या ह्यूमैनिटी यानी इंसानियत, रिगार्डलेस ऑफ एनी बडीज रिलीजन, रेस, नेशनैलिटी, और फिर तीसरा कि आप साइंस और टेक्नोलॉजी की बात करें, तो हमारे मुल्क को इसकी ज़रूरत थी। इन्होंने क्या किया? इन्होंने एक मजहबी ग्रोहबंदी शुरू कर दी। यार, इस तरह क्या फ़ायदा है? ये तो फिर आप वही वाली बात है कि अगर कोई यही करना है तो फिर इस्लामी जमातें बैठी हुई हैं, वो भी तो कर रही हैं ना। वो तो कर रही हैं, वो कम से कम इस तरह तो नहीं कर रही कि उनके बच्चे किसी और मजहब के साथ रह रहे हैं और आप इस तरह रह रहे हैं, वो फिर उस तरह बन जाए, फिर आप इस तरह करें कि आप अफगानिस्तान बन जाएं। मैं तो नहीं चाहता। मैं चाहता हूँ कि एक ऐसा प्रोग्रेसिव पाकिस्तान बने जहाँ में तमाम लोग अपने अपने मज़हब को प्रैक्टिस कर सकें, और असल बात लोग जो जिस पे इकट्ठे हों वो ये हों कि हमें रोटी, कपड़ा, मकान, इज़्ज़त, रोज़गार, तालीम, इलाज, बिजली, पानी, ट्रांसपोर्ट, इंसाफ, इज़्ज़त ये मिले, और सबको रिगार्डलेस ऑफ द रिलीजन एंड रेस मिले और नेशनलिटी मिले। मैं तो ये चाहता हूँ। लेकिन ये अगर ये कर रहे हैं तो भाई ये तो फिर किसी और तरफ जाएगा, क्योंकि ये मुल्क जो है ये किसी भी किस्म की अब ग्रोहबंदी का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। ये मेरा सियासी वो है, पॉइंट ऑफ व्यू है। इस मुल्क के अंदर आपको आखिरकार एक लिबरेटेड माहौल पैदा करना पड़ेगा। नहीं करेंगे तो अक़वाम आलम से कट जाएंगे। आप इस वक्त दुनिया में अगर कोई मुल्क ऐसे हैं जिनकी आप मिसाल देना चाहते हैं, तो आप सारे के सारे मुल्कों में देख लें, एक चीज़ आपको ज़रूर मिलेगी, वो ये मिलेगी कि वहाँ मजहबियत नहीं होगी। मज़हब होंगे, हर किस्म के होंगे, हर किस्म के मज़हब, मजहबियत नहीं होगी, रिलीजियोसिटी नहीं होगी स्टेट के लेवल पे। उसमें चाहे जापान है चाहे चाइना है, जो कि दोनों वेस्ट के नहीं हैं, ये एशियन मुल्क हैं। फिर आप आ जाएं रशिया, वो यूरो एशियन कह लें, वैसे तो यूरोप ही है लेकिन चलें थोड़ा सा एशिया का उसमें कर लें। टर्की हालांकि एक मुसलमान मुल्क है, मेजॉरिटी वहाँ रहती है, लेकिन वो उनका कॉन्स्टिट्यूशन ये नहीं है। बिल्कुल ठीक। इसी तरह अगर आप वेस्ट में चले जाएं, बाकी सारा वेस्ट है, तो कनाडा, अमेरिका, इंग्लैंड, जर्मनी, आप हॉलैंड जहाँ से आप आए हैं, फ्रांस, ये सारे मुल्क जो हैं इनके अंदर एक ही कदर मुश्तरक है। ये सब के सब कहते हैं कि यार इंसान की बात करें और मज़हब अपना अपना है। तो देखें, मुझे नहीं लगता कि जो मुल्क ये नहीं करेंगे, इवन इंडिया के बारे में लोग कहते हैं वो ये बन रहा है वो बन रहा है। मैं उनको कहता हूँ हमेशा एक बात, मैं कहता हूँ मैंने हिस्ट्री पढ़ी है, अब पॉलिटिकल साइंस भी पढ़ी है, जिस हद तक मैं पढ़ सकता था। कुल आलम इल्म तो किसी के पास नहीं होता। अगर मोदी का हिंदुत्व और चलता रहा, ये मोदी का इंडिया जो शाइनिंग इंडिया लग रहा है ना लोगों को, ये हिंदुत्व के बोझ तले दब के ख़त्म हो जाएगा। ये इनको इसमें से निकलना पड़ेगा। वो जो पहले था इंडिया वो बेहतर था। सही कह रहे हैं। ये जो इंडिया बन रहा है ये ठीक नहीं बन रहा। किसी भी चीज़ की जो ज़्यादती होती है वो ज़ाहिर है उसके बुरे असरात होते हैं, लेकिन
खान साहब जो हैं वो लोगों को इस लेवल पे ले गए हैं। मैं आपसे वैसे भी बात कर रहा था, वो कहते हैं जी कि उससे पहले अक़वाम मुत्तहिदा में कोई ऐसी तकरीर नहीं की, ये नहीं की, वो के, लेकिन वो अगर सामने वाले पे उठ के इस किस्म की तकरीरें करेगा तो फिर बात कहाँ जाएगी? यही तो मैं कह रहा हूँ ना कि देखिए यही हमने उस दिन भी ये डिस्कशन में बात की थी। जब आप एक इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे खड़े होके आप मजहबी बात करेंगे ना, तो मज़हब आप देख लें कि 6 तो बड़े वैसे ही हैं। ठीक है। उसमें बुद्ध मत भी है, उसमें क्रिश्चियनिटी भी है, उसमें जूडाइज़म भी है यानी यहूदियत भी है, और उसमें हिंदूइज़म भी है और सिखिज़म भी है, बिल्कुल ठीक। और फिर इस्लाम भी है। ठीक। तो सारे के सारे अगर 6 बड़े ये मज़हब पे शुरू कर देंगे तो फिर उसके दुनिया बाद कैसे रहेगा चलेगी? क्या? उधर तो सिर्फ लड़ाई होगी। देखें, अगर आप अपने अपने मज़हब को सामने रख के पीछे उसके खड़े होना चाहते हैं सियासी तौर पे, तो लड़ाई है, सियासी तौर और कुछ नहीं है, सिर्फ लड़ाई है। अगर आप ये करना चाहते हैं तो करें। वो तो किसी दिन अगर ये हुआ कि अमेरिका ने कह दिया कि हमें क्रिश्चियन स्टेट है, तो जितने मुसलमान वहाँ रहते हैं उनकी क्या स्टेटस रहेगा सिटीजनशिप का? जो यहाँ से भाग भाग के जाते हैं बाहर लोग, वो क्यों जाते हैं? जिनमें मैं खुद शामिल हूँ। हाँ, वो इसलिए जाते हैं कि उनको एक इक्वालिटी का निज़ाम मिलता है। वो कहते हैं यार हमें इक्वल सिटीजन के तौर पे देखा जा रहा है। अभी बराक ओबामा जो है, जी ठीक है, उनमें फोर्सेस होती हैं, उसमें वॉल स्ट्रीट भी शामिल होगी, उनका वो जो पेंटागन का भी इसमें कोई ना कोई रोल होगा इस डिसीजन को लेने का कि ओबामा को लाया जाए प्रेसिडेंट। लेकिन ये तो आप बात माने कि ओबामा उसी रेस में से हैं जिनको कैनेडी के ज़माने तक पूरा वोट का हक नहीं था। ट्रू। मतलब मैं 1960s की बात कर रहा हूँ जी, कुछ अर्सा पहले, 60 साल पहले तो उसी रेस में से एक आदमी उठ के सदर बन जाता है अमेरिका का, वो मुल्क जो पूरी दुनिया को चलाने में 60% हिस्सा है उसका। तो मुझे, और बाकी भी जो हिस्सा है वो भी उसके अंडर ही है, इन्फ्लुएंस में, मतलब यूरोप है, बाकी लोग हैं। तो मुझे लगता है कि ये जो चीज़ है ये उनके लिए बड़ी खूबसूरत चीज़ है कि वो तमाम अक़वाम से लोग लेके आते हैं, टैलेंट इकट्ठा करते हैं, थिंक टैंक्स बनाते हैं, तमाम ब्रेन ड्रेन हो जाता है उन मुल्कों में जाके, और वो मुल्क प्रॉस्पर कर रहे हैं। और हम जो हैं अपने ही रिवायती एक वो जो सोसाइटी के अंदर ना हम घुलते जा रहे हैं। तो पाकिस्तान के अंदर प्रोग्रेसिव फोर्सेस चाहिए, ये हमारा पॉलिटिकल नैरेटिव है। हम सबकी इज़्ज़त करते हैं, तमाम पार्टीज़ की, तमाम मजहबी गैर मजहबी लसानी इलाकाई तमाम की। लेकिन हमारा पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि पाकिस्तान को एक खुला मुल्क होना चाहिए जहाँ पे जिसका जो भी मज़हब है, जिसका जो भी कौम है, जिसका जो भी सूबा है, उनको एक इंसान के तौर पे बराबर की इज़्ज़त मिलनी चाहिए। ये 2 बड़ी हस्तियां हैं, एक अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और दूसरे इस मुल्क को बनाने वाले कायदे आज़म, वो भी यही कहते चले। अच्छा, मैं बोलना चाहता हूँ, कायदे आज़म ने कहा था कि there will come a time when Hindus will cease to be Hindus and Muslims will cease to be Muslims, not in the religious but in the political sense. तो और फिर ये कि आप अपने मंदिरों में मस्जिदों में जाने में आज़ाद हैं, इस मुल्क में कोई आपको किसी किस्म की पाबंदी नहीं है। तो देखें, ये एक खूबसूरत बात है जी। हाँ। यही एक हकीकत है। अच्छा, ये अब हमारे आखिरी 15 मिनट रह गए हैं सर, मैं काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस वाला हो गया। दोस्ती अगर एक दफ़ा गुनगुना दें ताकि मैं जो अगले सवाल थोड़ा सा फ्रेश हो जाए, क्योंकि वो ज़्यादा बिल्कुल कर देता हूँ जी। बल्कि मैं ये तमाम पाकिस्तान के इदारों को डेडिकेट कर रहा हूँ, और जो भी इस मुल्क के साथ प्यार करते हैं, अवाम के लिए भी जी। रहे ना रहे ये जीवन कभी, बनी ये रहे दोस्ती, है तेरी कसम ओ यारा मेरे, जुदा हम ना होंगे कभी, हमेशा रहे तू साथी मेरा, ये बंधन रहे यूं सदा, ये ताकत तेरी ये कुव्वत तेरी, बड़े है मेरी ये दुआ, ओ मेरे यार तू मेरा प्यार, सदा रहे तू सलामत, तेरी मेरी ये दोस्ती यूं ही रहे ता कयामत। आमीन, ता क़यामत रहे। आखिरी सेशन है 15 मिनट का। अच्छा, ये बताएं कि कुछ मेरे और आपके जानने वाले हमें सुबह शाम देखते हैं, आप मिले भी होंगे, मिलते भी होंगे। इमरान रियाज साहब जब उठाए गए तो सब ने मजम्मत की, सब ने उस पर आवाज़ भी उठाई, लेकिन वो जैसे ही वापस आए हैं फेक न्यूज़ का बाकायदा तौर पर प्लानिंग से एक सिलसिला चलाते हैं। क्या हम सीखते नहीं हैं अपनी गलतियों से कि आपको पता है एक गलत चीज़ है लेकिन आप टका कर उस पर? देखिए, इमरान खान
और बहुत से और सियासतदान, अगर आर्मी इन्वॉल्व ना होती उनके साथ सियासी प्रोसेस में तो वो पार्टीज भी ना बना सकते। ठीक। अब आर्मी की जो इन्वॉल्वमेंट है ना, अगर सियासत में रही है, जो कि जनरल बाजवा तक तो हमें पता है रही है, वो तो उन्होंने मान भी लिया ना, तो अब हम कोई कुछ कह भी नहीं सकता, खुद मान गए। तो मैं तो नहीं कह रहा, ये तारीख में लिखा गया है। तो उसके अंदर बहुत से जर्नलिस्ट भी ऐसे रहे हैं, बहुत से और भी इदारों के लोग रहे हैं, उसमें जुडिशरी भी आती है, जो कंट्रोल्ड रहे हैं, ठीक, जिनको कंट्रोल किया गया और उनसे जो काम करवाना था वो करवाया गया। किसको नहीं पता कि इमरान रियाज की उठान कहाँ से हुई है? ठीक। वो खुद जो है जो भी खबरें देते थे वो कहाँ से आती थी? आपको, आप जर्नलिज्म में हैं परवेज़ साहब, आपको अगर आज कोई खबरें आनी शुरू हो जाए ऐसी जो किसी के पास ना हो, ठीक, तो आप सोचें आप किधर जाएंगे? बिल्कुल ठीक। ये काम ही यही कर रहे हैं काम ना? ही ऐसा है, बिल्कुल ऐसा है। और यही आप काम कर रहे हैं जी। अगर आपके पास एक्सक्लूसिव न्यूज़ होगी तो आप किधर से किधर जाएंगे? वो तो ट्विटर, फेसबुक आप ही हर होंगे जगह पे, बिल्कुल सही। तो इनका यूट्यूब चैनल जो था, वो मैं समझता हूँ कि इनको जो बूट पॉलिश करके जो कुछ मिला, उसके बाद इन्होंने इमरान खान के साथ खड़े होके उन्हीं के साथ वही कुछ करना शुरू कर दिया जो इमरान खान भी अपने मोहसिनों के साथ कर रहे थे। उन्होंने भी बूट पॉलिश किए थे। तो मैं ये समझता हूँ कि ये नहीं करना चाहिए। आपको जब भी खड़ा होना है पॉलिटिकल नैरेटिव पे खड़ा होना है और उसकी सच्चाई पे खड़ा होना है। आप ये इल्ज़ामात की तरफ अगर जाएंगे तो फिर आपका लोग पास्ट भी देखेंगे, आपका माजी देखेंगे। तो इमरान रियाज जो हैं ये पहले भी झूठ बोलते थे, बहुत झूठ बोला है इन्होंने। पहले उस अदारे के लिए बोला जिसके ये बूट पॉलिश करते थे, और अभी इमरान खान के लिए बोल रहे हैं। मुझे लगता है कि मैं आपको एक छोटी सी बात बताता हूँ। एक दफ़ा इन्होंने एक ट्वीट किया, क्योंकि मैं बहुत नाकिद हूँ इमरान खान का, और मैं समझता हूँ बहुत बड़ा मसला थे इस मुल्क का सियासत में। तो इन्होंने कहा जी कि आप इस तरह की बात करते हैं इमरान खान को, ये वो वगैरह वगैरह, तो आपने तो मुझे भी पार्टी में आने के लिए कहा था। मैंने परवेज़ साहब ज़िंदगी में पार्टी में आने तो छोड़ें, मैंने इमरान रियाज के साथ कभी ये बात ही नहीं की होगी कि उसमें पार्टी के लफ्ज़ भी आया हो। भाई मुझे क्या जरूरत है एक जर्नलिस्ट को कहने की कि वो ये बात आपको डायरेक्ट कोट कर रहे हैं? नहीं, ट्वीट में, अपने ट्वीट में डायरेक्ट कोट कर रहे हैं। जी, मैंने आगे से जवाब दिया कि वो भाई को कब, मैंने तो आज तक कभी ऑफर नहीं किया, इतना बड़ा झूठ आप बोल रहे हो। इन्होंने मुझे ब्लॉक कर दिया। तो मुझे भी ब्लॉक किया। मेरा तो पर्सनल एक्सपीरियंस है। देखिए, मैं हत्तल इम्कान कोशिश करता हूँ लाइफ में कि मैं झूठ ना बोलूँ, और सियासी तौर पे तो मैं बिल्कुल नहीं बोलता, आइडियोलॉजिकली बिल्कुल नहीं बोलता। वाकयाती शायद कोई ऐसा नहीं होता कि आप कहते हैं कि यार ये किसी के फ़ायदे के लिए आप किसी को कह देंगे यार ये ऐसा नहीं है। फ़र्ज़ करें एक आदमी आता है तो मुझे कहता है मेरे पीछे लोग लगे हुए हैं, मुझे मारना चाहते हैं, मुझे छुपा लो, मैं उसको छुपा देता हूँ। वो आते हैं तो मैं उनको क्या कहूँगा, मैंने यहाँ छुपाया हुआ है? मैं कहूँगा यार वो यहाँ नहीं है। बिल्कुल सही। ये वाकयाती झूठ होता है जी। लेकिन मैं सियासी झूठ नहीं बोलता। ठीक। मुझे बताएं कि जब एक आदमी मेरे से इतना बड़ा झूठ बोल रहा है, मेरे साथ बोल रहा है, तो मेरे ख्याल में तो इमरान रियाज की कोई क्रेडिबिलिटी है ही नहीं। वो फेक न्यूज़ भी बनाते होंगे ज़रूर, मुझे पक्का पता नहीं है, लेकिन वो बना सकते हैं, उनके अंदर कैपेबिलिटी है, क्योंकि वो झूठ बोलते हैं, बड़े आराम से बोलते हैं। तो इसलिए मैं इससे ज़्यादा बात नहीं करना चाहता। ये नौजवान लोग हैं सारे, इनको इस तरह नहीं करना चाहिए था। जिस आदमी के साथ वो ये सब कुछ कर रहे हैं, उस आदमी को खुद नहीं पता मुल्क कैसे चलाना था। आपको खुद पता है कि वो किस तरह चला रहा था। या तो किसी ऐसे पार्टी ऐसे बंदे के साथ खड़े होते और झूठ ना बोलते, सच बोलते, उनके साथ खड़े हो जाते कि जो इस मुल्क को वाकई कुछ देना चाहता था। अगर आपने अपनी ज़ात में कैद एक आदमी को, जो इमरान खान है, उनको सपोर्ट करना है, तो फिर यही जो आपका हाल है वही रहेगा। मैं तो इमरान रियाज को मशवरा देना चाहता हूँ कि प्रोग्राम में कि देखें, आपने अगर वाकई सियासत करनी है तो सियासी पार्टी में आ जाएं, चाहे पीटीआई में है, चाहे हमारी पार्टी ज्वाइन कर लें, लेकिन सच बोलें, सच्चाई के साथ करें। सियासत जो है वो अंबिया अलैहिस्सलाम का भी काम था, इनकलाबियों का भी काम था, और बड़े बड़े जितने भी स्टेट्समैन हुए उनका काम था। तो उनमें से झूठ कौन बोलते थे? लोग अपने नज़रिए पे खड़े होते थे, वो नज़रिया किसी को अच्छा लगे या बुरा लगे वो उस पर खड़े होते थे। बिल्कुल ठीक है। इमरान रियाज साहब जो है ना, वो आपने कहा जी कि वो फेक न्यूज़ बनाते होंगे। आप क्योंकि आप मैं आपको एक वाकया सुना देता हूँ। कुछ सन 2000 में मेरी मियाँ मोहम्मद नवाज साहब से मुलाकात हुई लंदन में। मेरी वो खुशकिस्मती कि वो कोरोना के दिनों में थे, तो मुलाकात को लंबी हो गई, 4 घंटे ना बैठे रहे, हमें टाइम मिल गया, तो मैंने बाहर निकल के वो ट्वीट कर दिया, वो जो भी है। तो उन्होंने वहाँ पर लेकर एक वीलॉग किया जिसमें उन्होंने कहा कि परवेज़ संधीला यूरोप में रहते हैं, नवाज शरीफ के बड़े ख़ास बंदे हैं, और मेरी उनसे पहले इतनी लंबी मुलाकात थी। ठीक है,
और उन्होंने कहा जी उन्होंने करोड़ों डॉलर उनको दिए हैं। जनरल आसम बाजवा साहब जो हैं उनके खिलाफ अब ये कैंपेन चलेगी और पाकिस्तान और साथ में उन्होंने लफ्ज़ हिंदुस्तान लिखा कि उनकी फंडिंग से फ़ौज के खिलाफ ये बंदा यूरोप में कैंपेन चलाएगा। जो अभी 3 दिन मुझे नींद नहीं आई थी और लिटरली नींद नहीं आई थी कि यार मैं कैसे हो सकता है। तो वो जो आप कह रहे हैं ना फेक न्यूज़, वो मैं उसका डसा हुआ हूँ, बट नहीं हो अल्लाह के नाम पर उनको माफ़ किया। एक दफ़ा इन्होंने मेरा ख्याल है जनरल बाजवा पे कोई इल्ज़ाम लगाया था करप्शन का। जी उनके समधी का नाम लिया था, मिट्ठू जाम नाम लिया था और जी। अगले दिन जो है इन्होंने वो एक स्टेटमेंट दे दी थी कि मैं तो जी ऐसा कोई नहीं करता लेकिन मैं मेरे कर रहा मुंह हूं। से निकल गया था। हाँ, और ऐसा कोई नहीं करता, माफ़ी कोई नहीं मांगता लेकिन मैं मांग रहा हूँ। देखें, माफ़ी मांगने की नौबत ही नहीं आनी चाहिए। सही, हाँ, माफ़ी मांगने की नौबत ही नहीं आनी चाहिए। अगर आपने की है तो आप वहां पे खड़े रहें। सर, इलेक्शन में तरीकाकार ये होता है कि आप लोगों में जाएं और अपने काम गिनवाएं कि हमने क्या किया, हमने क्या बनाया, आवाम के लिए क्या सहूलतें दी। इमरान खान साहब अक्सर अपने साथियों के पकड़े जाने पर कहा जाते हैं कि उनको नंगा कार के मारे हैं, उनको नंगा कर दिया, ये कर दिया। अब उनके फॉलोअर्स भी ऐसा ही कर रहे हैं। जमशेद दस्ती साहब सामने आए, उन्होंने कहा जी कि मेरे मतलब घर पे आए, ये किया वो किया। तो इलेक्शन लड़ने के लिए तहरीक इंसाफ को यही कुछ करना पड़ेगा। कारकर्दगी बताने के लिए तो कुछ ना कुछ तो होगा उनके, आपकी नज़र में क्या क्या बताएंगे लोगों को? पता नहीं। देखें, मुझे तो ये वैसे सियासत इतनी गंदी हो चुकी हुई है कि मुझे मालूम ही नहीं है अब रईस साहब कि ये इनमें से क्या सच है और क्या झूठ है। जमशेद दस्ती के साथ क्या हुआ मुझे नहीं मालूम, लेकिन मुझे ये पता है कि जमशेद दस्ती ने मेरे साथ एक दफ़ा बदतमीज़ी करने की कोशिश की थी। अच्छा जी। हाँ, फजूल में मेरे ट्विटर पे आके 2-4 फजूल किस्म की गुफ्तगू, क्योंकि जी मैं इमरान खान का नाकिद हूँ। मुझे हैरानी होती है कि आप इस हद तक किसी भी आदमी के लिए किस तरह जा सकते हैं कि आप एक और आदमी जो कि इस मुल्क में मशहूर है और वो आपके बारे में बात भी नहीं कर रहा तो आप उसके साथ शुरू हो जाए। मैं आपको और मिसाल देता हूँ, फयाजुल हसन चौहान आजकल इमरान खान के खिलाफ हैं बहुत, लेकिन मेरे साथ बदतमीजी की हुई है इमरान खान के लिए। मुझे समझ नहीं आती ना इन लोगों की, ये क्यों करते हैं। इमरान खान साहब पसंद करते हैं जो उनके मुखालफिन की पगड़ियाँ उछालें, उनके साथ बदतमीजी करें। इमरान खान को ज़ाती हैसियत नहीं पसंद है। तो बस फिर वो अब ये सब लोग जो हैं, मुझे लगता है कि इनको बदले हाजिर बदतमीज़ी जो है, और वो भी इस लेवल पे कि आप गालम गलोच के या तो ऊपर उतर आएँ और या फिर गालम गलोच की हद तक चले जाएं, ये नहीं होना चाहिए। तो मुझे लगता है कि ये कल्चर जो है इमरान खान की वजह से ज़्यादा फैला है। बाकी पार्टीज़ में भी थोड़ा बहुत है, मुझे पता है कि ये है, लेकिन मेरा ख्याल है इसमें 80% हिस्सा जो है वो पीटीआई का है, 80% हिस्सा पीटीआई का है। चलें, आखिर में ये बताएं कि ये जो सज़ाएं होती हैं, ताहयात की एक सज़ा सुना दी गई थी साकिब निसार साहब ने, वो ख़त्म हो गई है, अब एनी मोर नहीं है। उसका फ़ायदा जिसको भी हो, जैसे भी हो, लेकिन क्या इस किस्म की सज़ाएं होनी चाहिए? इस्लाम में भी कॉन्सेप्ट नहीं है कि हम माफ़ी नहीं हैगी? किसी के लिए भी नहीं होनी चाहिए, इमरान खान के लिए भी नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल ठीक। इमरान खान, मैं फिर कह रहा हूँ, मेरी उम्मीद है कि ये ठीक हो जाएंगे, ये ख्याल करेंगे थोड़ा सा और ये वापस आके नैरेटिव पे सियासत बिल्ड करेंगे, कहेंगे मैं ये करूँगा। ये बहुत बड़ी न्यूज़ दे रहे हैं आप। नहीं, मैं तो यही चाहता हूँ ना। देखें, एक ज़माने में हम सारे उनसे प्यार करते थे। बिल्कुल सही। कौन नहीं करता था? मतलब कम से कम इस हद तक कि आपने मुल्क के लिए बड़ा कुछ किया। तो ये जो होता है ना नैरेटिव, वो ये होता है, हम ये करेंगे और उसका रोड मैप ये होगा, हमारा इकोनॉमिक एजेंडा ये है, इसके ऊपर आके इमरान खान ना सियासत करें। मुझे बड़ी खुशी होगी अगर ये करते हैं। मुझे नज़र तो नहीं आता अभी है, लेकिन अगर ये हो जाए तो ना अहली तो किसी सूरत में ना इनकी होनी चाहिए ताहयात, ना किसी और की होनी चाहिए। ये तो किसी दिन हो सकता है मुझे भी कह देंगे जी आप ताहयात नहल है। हाँ, क्योंकि आप जो सिस्टम लाना चाहते हैं वो सिस्टम किसी को भी पसंद नहीं है, रूलिंग क्लास को, तो इसलिए जी आपको तो वैसे ही हम कर देते हैं, आप जिला वतन हो जाएं। तो हम नहीं चाहते कि इस तरह हो। डेमोक्रेटिकली अपनी बात करने का हक होना चाहिए हर एक को। बिल्कुल ठीक है। आखिरी सवाल है, पार्टी बनाई है, जाहिर है सियासत करनी है, सियासत करेंगे, लोगों के हालात ठीक करने हैं, तब्दील करने हैं, उसके लिए तो फिर वज़ीर आज़म बनना पड़ेगा। क्या जवाद अहमद आगे किसी दौर में जाकर अपनी पार्टी की तरफ से वज़ीर आज़म के कैंडिडेट भी होंगे? किसी सूरत में नहीं होऊंगा फरोज़ साहब। मैं तो पार्टी बनाई है और वज़ीर आज़म नहीं बनना? नहीं, क्योंकि इस मुल्क में पार्टीज बननी ही ऐसी चाहिए। अच्छा जी। कि जो लोग, देखें एक बात आपको पता है, आपको पता नहीं है लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि आप मशहूर हो रहे हैं। अच्छा जी। अच्छे लेवल पे जा रहे हैं और आप, मैंने पहले भी कहा कि आप उससे ज़्यादा आगे जाएंगे। थैंक यू। तो जब आप ये करेंगे ना जी, तो आपके ऊपर भी ये हो सकता है किसी दिन ये एकदम वो हो, अश्कार हो कि यार मुझे भी सियासत में आके लोगों के लिए कुछ करना चाहिए। अगर आप अच्छे आदमी हैं तो आपका दिल करेगा, हो सकता है।
तो उस वक्त मैं भी आपको मशवरा दूंगा कि यार अगर आपने पार्टी बनानी है या पार्टी बनाने वालों में शामिल होना है तो ख़ुद वज़ीर आज़म की कुर्सी के लिए ना करें, आप पार्टी बनाएं, इस मुल्क के अंदर आम लोगों को एम्पावर करें। जिन लोगों के मसले हैं, फरीद साहब ना आपके मसले इतने ना मेरे हैं, जिनके हैं उनके घरों में रोटी भी नहीं है इस वक्त। अगर उन लोगों को आप मोबिलाइज करते हैं पॉलिटिकली, उनको सियासत में लेके आते हैं, तो पाकिस्तान ने एक्चुअली तरक्की उसी वक्त करनी है जब ये होगा। तो बराबरी पार्टी में जो लोग भी इलेक्शन में आएंगे, जो लोग इसको ओहदेदारी इसकी करते हैं, जो लोग भी इसके पार्टी के अंदर एक बड़े लीडर्स बनते हैं, वो ज़्यादातर लोग जो हैं वो मिडिल क्लास से, लोअर मिडिल क्लास से और सबसे ज़्यादा वर्किंग क्लास से होंगे। ये हमारा असल में ख्वाब है। तो मैं तो उसमें आता नहीं हूँ, चूँकि मुझे तो इस मुल्क में बड़ा कुछ मिल गया, तो मैं वज़ीर आज़म की कुर्सी का बिल्कुल भी ख्वाह नहीं हूँ। कोई और ही बनेंगे लोग, जो आम लोग जिनको कहा जाता है ना, आम लोगों में से कोई आएगा। मेरे ख्याल में ये असल वो तब्दीली है दोस्तों जो होनी चाहिए। जो जवाद साहब चाहते हैं कि वो खुद किसी ओहदे के उम्मीदवार नहीं हैं, उनकी पार्टी से जो लोग आगे आएंगे वो उसके उम्मीदवार होंगे। असल तब्दीली ये है जिसका लारा हमें किसी और ने लगाया। जवाद भाई, अब जाहिर है इसका एंड है, और एंड मैं ये चाहूँगा कि आपके किसी खूबसूरत गाने पर आपके पास, वैसे तो अपने बाप को अपनी औलाद सारी प्यारी होती है, लेकिन कोई बहुत ही अच्छा जो आप गुनगुनाते हों, जो आपका बड़ा पसंदीदा हो। अच्छा, एक गाना मेरा ऐसा है जो मुझे लगता है कि स्पोर्ट्स के साथ नथी हो गया है, और वो ऐसा हुआ है कि वो अब पाकिस्तान जब भी कोई ऐसी पोजीशन में आता है ना जहाँ पे पाकिस्तान की टीम को मोहब्बत और प्यार और दुआओं की ज़रूरत होती है, तो फिर वो ये गाना लोग लगा देते हैं जी। तो मैं उससे ख़त्म करता हूँ प्लीज़। और ये तमाम पाकिस्तान को डेडिकेट करता हूँ। वो तमाम लोग जो ज़िंदगी में कुछ करना चाहते हैं लेकिन उनसे नहीं हो पाता, तो लोग कहते हैं यार तुमसे तो कुछ भी नहीं हुआ, तो मैं उनके लिए भी ये गाना गा रहा हूँ कि आगे भी मौके होते हैं, वो अच्छा टाइम भी आता है, तो ये सबको मैं डेडिकेट कर रहा हूँ। तुम सुर्खरू होगे, तुम जो करो हौसला, जीतोगे तुम सदा, है ये अपनी दुआ। पर तुम जीतो या हारो, सुनो हमें तुमसे प्यार है, हमें तुमसे प्यार है, हमें तुमसे प्यार है। वंडरफुल वंडरफुल जवाद भाई, बहुत शुक्रिया। हमारी नेक तमन्नाएं आपके साथ हैं, आपकी पार्टी के साथ हैं। जितने भी दोस्त सुनने वाले हैं, वो जिस भी जमात से तल्लक रखते हैं, वो जवाद भाई पार्टी का मंशूर एक दफ़ा ज़रूर पढ़ें, क्योंकि वो अपने लिए कुछ नहीं चाहते हैं, वो इस मुल्क के लिए चाहते हैं, मेरे और आपके लिए चाहते हैं। इजाज़त दें, इंशाल्लाह अगले मेहमान के साथ आप लोगों से फिर मुलाकात होगी। खुदा हाफिज़। खुदा हाफिज़।